नमस्कार, देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा अहम मामला आया। इस तरह के मामले पहले भी सुनने में आते रहे हैं, लेकिन इस बार जो मामला है वो राज्यपाल का है, पंजाब सरकार बनाम राज्यपाल का। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बड़ा आदेश दिया है। असल में सुप्रीम कोर्ट ने 19 और 20 जून को पंजाब विधानसभा के सत्र को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि अब राज्यपाल इस सत्र को वैध मानते हुए अपने पास लंबित बिल पर फैसला ले सकेंगे। और कोर्ट ने कहा कि विधानसभा सत्र की वैधता पर राज्यपाल की ओर से संदेह जताना सही नहीं है। विधानसभा में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लिहाजा सत्र को राज्यपाल द्वारा गैरकानूनी ठहराना संवैधानिक रूप से सही नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि असल में बात क्या है। यहाँ पर पंजाब की राज्यपाल का ये मामला है, जहाँ पर उन्होंने सत्र को ही गलत ठहरा दिया। और उसके बाद कई ऐसे बिल थे, कई ऐसे विधेयक थे जिन पर वो बैठे हुए थे और लंबे वक्त से ये चल रहा था। कामकाज मुश्किल हो गया था। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अब ये फैसला सुनाया है। उन्होंने ये भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि सरकार सत्रावसान के बिना सत्र को अनिश्चित काल तक नहीं बढ़ा सकती। शीतकालीन सत्र शुरू करने के निर्णय की विधिवत सूचना दी जाए। और इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने सारा फैसला कर दिया है, तो उसके बाद अब राज्यपाल को फटकार भी लगाई है। कहा है कि विधेयकों को संविधान के मुताबिक संसाधित किया जाए। और पंजाब के राज्यपाल के पास ये कहने की कोई शक्ति नहीं है कि विधानसभा सत्र जो है वो वैध नहीं है, और तुरंत जो विधेयक है उन पर उनको फैसला लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित आग से खेल रहे हैं। असल में राज्य विधानसभा द्वारा पारित 7 विधेयकों पर ये बैठे हुए थे और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कहा कि यदि हम राज्यपाल को ऐसी शक्ति देते हैं तो क्या हम संसदीय लोकतंत्र बने रहेंगे? ये एक बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी देते हुए उठाया है। और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने अपना बचाव भी किया। उन्होंने कहा कि अधिकांश विधेयक एजी की कानूनी राय लेने के लिए भेजे थे, कि क्या विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजा जाना चाहिए। अब ये अधिकार जो है वो राज्यपाल के पास होता है कि वो राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं और उस पर राय ली जा सकती है। सीजेआई ने पंजाब के राज्यपाल से ये कहा कि राज्यपाल किस शक्ति के तहत कह रहे हैं कि सदन के स्पीकर द्वारा बुलाया गया सत्र अमान्य था। संविधान के किस प्रावधान के तहत राज्यपाल को ये शक्ति प्राप्त है? हमारे पास राज्यपाल के 2 पत्र हैं जहां उन्होंने कहा है कि सत्र ही असंवैधानिक था और इसलिए मैं इन विधेयकों पर सहमत नहीं हूं। तो ये जो पत्र का जो सबूत आया सुप्रीम कोर्ट के पास, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये सभी चीज़ें कही हैं और अब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए साफ साफ कहा है कि सत्र जो है वो अमान्य नहीं था, अवैध नहीं था और राज्यपाल को इस पर अब लंबित विधेयकों पर फैसला लिया जाना चाहिए। और एक चीज़ जो शायद सबसे ज़्यादा चुभने वाली चीज़ है वो ये उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपालों को ये जानने की ज़रूरत है कि वो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है। ये एक बहुत बड़ी टिप्पणी है कि जो यहाँ पर बैठे हैं विधानसभाओं में वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जबकि जो राज्यपाल हैं वो अपॉइंटेड हैं। तो ये एक बड़ा फर्क सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर बताया। लेकिन सिर्फ पंजाब का मामला नहीं है, तमिलनाडु का भी मामला है। पहले भी मामले सुने होंगे जैसा मैंने कहा। और तमिलनाडु के राज्यपाल ने क्या किया, उन्होंने 12 विधेयकों, अभियोजन की मंजूरी, दोषियों की समय पूर्व रिहाई और टीएनपीएससी सदस्यों की नियुक्ति के प्रस्तावों को महीनों तक दबाए रखा। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता व्यक्त की और केंद्रीय गृह मंत्रालय से 20 नवंबर तक जवाब मांगा है। अब ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जहां पर कई सवाल उठ जाते हैं और खासकर एक लोकतंत्र में, और जिस तरह से एक लोकतंत्र चलता है और एक संविधान के जरिए काम होता है, उसमें जब इस तरह की चीज़ होती है तो फिर एक अलग किस्म की समस्या और अलग किस्म के सवाल खड़े हो जाते हैं। आशीष भार्गव ने इस पर रिपोर्ट की है, देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज पंजाब सरकार को एक बड़ी राहत दी है और राज्यपाल को कड़ी फटकार लगाई है और एक संवैधानिक दायरा भी तय करने की कोशिश की है। पंजाब सरकार की याचिका पर फैसला करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने
कहा है कि जो पंजाब सरकार ने 19 और 20 जून को जो सदन बुलाया था वो पूरी तरह वैध था और राज्यपाल ये नहीं कह सकते हैं कि वो सदन अमान्य था, अवैध था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को आदेश दिया है कि वो जो लंबित 7 विधेयक हैं जो सदन से पारित करके भेजे गए थे उन पर फैसला लें और साथ ही ये भी मानते हुए फैसला लें कि वो सदन पूरी तरह से वैध था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की इस बेंच में 3 जजों ने ये फैसला दिया है कि राज्यपाल के पास ये कहने की शक्ति नहीं है, ये नहीं कह सकते वो कि कोई सदन वैधानिक तरीके से था या नहीं था। ना ही राज्यपाल ये कह सकते हैं कि वो ये पास नहीं करेंगे क्योंकि सदन जो है वो अवैध तरीके से चला था। उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो शक्ति है राज्यपाल के पास संविधान ने दी नहीं है। हमारा जो देश है लोकतांत्रिक परंपराओं से चलता है और जो पहले से तय की गई हैं उन्हीं पर ये चलेगा। और बड़ा फैसला यहाँ पर सुनाया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने ये तक कह दिया कि राज्यपाल जो है वो आग से खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुद्दा ये था कि ये पंजाब सरकार पहुँची थी सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने कहा था कि 19 और जून को सदन आयोजित किया गया था स्पीकर के द्वारा और उसमें 7 विधेयक बनाए गए थे और ये महत्वपूर्ण बिल थे लोगों के लिए और उनको भेजा गया था। लेकिन तब से राज्यपाल बैठे हुए हैं उन पर और वो कह रहे हैं कि सदन गलत तरीके से बुलाया था, वो अवैध था, इसलिए हम फैसला नहीं करेंगे इन पे और हम इन बिलों को मंजूर नहीं करेंगे। लेकिन राज्यपाल की तरफ से यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया था। राज्यपाल का कहना था कि वो एजी से कानूनी राय इस मुद्दे पर ले रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मुद्दे पर राज्यपाल कुछ नहीं कर सकते हैं, पहले से तय जो प्रावधान है उन्हीं के अनुसार काम करना होगा। और राज्यपाल को सीधे तौर पर कहा है कि उनके पास कोई शक्ति नहीं है कहने की, वो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है और ना ही वो ये कह सकते हैं, ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। तो बड़ा मामला यहाँ पर आया है और सीधे तौर पर पंजाब की जो आम आदमी पार्टी सरकार है उसको बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट ने, बड़ी जीत सुप्रीम कोर्ट ने दी है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि असल में क्या अधिकार है और अधिकार कहाँ पर जाकर अधिकारों पर ब्रेक लगता है जो आज सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। हमारे साथ संजय के चड्ढा जुड़ रहे हैं, वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और संविधान के जानकार हैं। बहुत स्वागत है आपका संजय जी। यहाँ पर मैं जब देख रही हूँ तो कई पावर्स हैं राज्यपाल के पास, जैसे एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, जुडिशियल पावर्स हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, लेकिन जिस चीज़ पर हर बार तनातनी होती है वो लेजिस्लेटिव पावर्स ही होते हैं। अब इसमें जो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो यहाँ पर जो पंजाब के राज्यपाल हैं उन्होंने भी अपने बचाव में कहा कि हमने तो भाई एजी के पास भेजा था सलाह के लिए, तो सलाह के लिए या राय के लिए वो भेज सकते हैं, उसमें टाइम लिमिट नहीं दिया हुआ है। तो क्या समझें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक तय कर दिया कि भाई आप बहुत ज्यादा समय तक इसमें बैठे नहीं रह सकते? देखिए, 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमको हमेशा याद रखनी है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं अवश्य गवर्नर, लेकिन उनको एक्ट करना है एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, अर्थात उनके बताए गए चीजों पर ही काम करना, ये एक मूल मंत्र है। अब आता हूं मैं आर्टिकल 200 बताना बहुत जरूरी समझता हूं। जब एक बिल पास होता है, बिल बनता है, असेंबली उठा के देती है गवर्नर को उनके अप्रूवल के लिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशन हेड को उसको अप्रूव करना होता है, तो उनके पास 3 अधिकार हैं, 3 संभवतः 3 जिसे कहेंगे ना ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन है या तो वो अपनी एसेंट दे दें, कोई दिक्कत ही नहीं, बहुत जल्दी से हो गया। दूसरी ऑप्शन है कि वो उसको उस पर विचार करें और उसको वापस दे दें असेंबली को अपने सजेशंस, अपने अमेंडमेंट्स के साथ। और तीसरी ऑप्शन, जैसा कि अभी आपके संवाददाता ने भी बताया, कि वो तीसरी ऑप्शन है कि वो राष्ट्रपति को भेज दें कि भाई इसमें आप निर्णय दीजिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन में शब्द लिखे गए एज सून एज पॉसिबल। जो गवर्नर है उनको एज सून एज पॉसिबल, या अर्थात हिंदी में अगर उसको कहूं तो जल्द से जल्द आपको वापस देना है। अब इस जल्द से जल्द की क्या कोई म्याद तो दी नहीं गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, और सीरीज ऑफ जजमेंट्स हैं, कादम्बरी जी आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कितने जजमेंट्स हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जल्द से जल्द, अर्थात एएसएपी का मतलब है विद इन ए रीजनेबल टाइम। क्या 12 महीने का टाइम रीजनेबल है? मेरे ख्याल से 15 से 17 दिन, 20 दिन इज द रीजनेबल टाइम। अब जैसा मैं आपके रिपोर्ट में आप बता रही थी संजय जी, एक बात बताएं, जो आमतौर पर हो रहा है आजकल, ये कोई एक अकेला मामला नहीं है, पहले भी हुए हैं और भी एक तमिलनाडु का भी यहाँ पर मामला सुप्रीम कोर्ट में था। तो
जो हो रहा है आमतौर पर क्या होता है कि कहीं ना कहीं या तो अपना जो उसमें कहीं एक पॉलिटिकल अपॉइंटी होने के कारण कहीं एक झुकाव कहीं हो, या फिर ऐसा हो कि उनको ये लगे कि हम ऐसा कर सकते हैं, पावर है इसलिए कर सकते हैं। तो क्या ये अब ऐसा वक्त है जहां पर सुप्रीम कोर्ट को ये डिफाइन करना पड़े? ये संभव भी है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि भाई इस सवाल के लिए 5 दिन, इस सवाल के लिए 10 दिन, इस सवाल के लिए 15 दिन, ऐसा संभव है? देखिए, आपने जो दूसरी पिटीशन, एक तमिलनाडु की जो पिटीशन है, उसमें हाँ। जो अल्टीमेट प्रेयर है वो यही की गई है कि इसको टाइम बाइंड कर दीजिए ना हमें चिंता ना आपको, आप रखिए 20 दिन रखना है 20 दिन रखिए, 1 महीना रखना है 1 महीना रखिए, 2 साल रखना, टाइम बाउंड होना चाहिए, रीजनेबल क्योंकि अब क्या है कि उन्होंने तो लिख दिया, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये सोचा नहीं था कि इस तरह का द्वंद आ जाएगा दो सरकारों के मध्य, और एक एजेंट की भूमिका, मैं बहुत सख्त शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि जो गवर्नर हैं वो एज एन एजेंट करेंगे, उनको उनकी ड्यूटी है कि एड एंड एडवाइस पे चलें, पहली बात, और दूसरा एक रीजनेबल टाइम में उस पर अपना संज्ञान दे दें कि मेरे को लगता है ये होना चाहिए, आपका कोई सजेशन है, कोई अमेंडमेंट है, यथाशीघ्र होते हैं। हमने रातों रात लॉ बनते भी देखे हैं। तो जहां इच्छा शक्ति की कमी हो, मुझे लगता है वहां पे ही ऐसे चीजें आती हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका संजय जी ये समझाने के लिए, और देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है, क्योंकि ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कब कौन सा सवाल लोकतंत्र में उठ खड़ा होगा। अब ये माना जाता है कि जो राज्यपाल हैं वो इतने केपेबल होते हैं, इतने मैच्योर होते हैं कि वो इस तरह की चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ों को समझकर आगे बढ़ सकते हैं, और एक राज्य के चलने में बहुत अहम योगदान जो है वो होता है, और कस्टोडियन माना जाता है वहाँ पर उनको कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये एक बड़ी चीज़ है। अब देखते हैं आगे कैसे चलता है। अभी तो 2 राज्यों का मामला आया, लेकिन हो सकता है कल को और आए, या हो सकता है इस मामले से सीखकर ना आए। चलिए अब अगली खबर का हम रुख करते हैं। ये एक घोटाले वाली खबर है। हिमाचल के 2500 करोड़ क्रिप्टो करेंसी घोटाले का मामला है, जहां पर 5000 सरकारी कर्मचारियों समेत 1 लाख लोग ठगे गए। 4 पुलिस कर्मचारियों समेत अब तक 18 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 12 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की गई है। एसआईटी टीम बनाई गई है जिसकी जांच जारी है, लेकिन टेरर फंडिंग की आशंका को देखते हुए केंद्रीय एजेंसियों से भी मदद मांगी गई है। 2500 करोड़ क्रिप्टो करेंसी घोटाले में 500 करोड़ रुपए वापस नहीं मिलेंगे, ऐसा कहना है हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का। ठगी से 200 करोड़ कमाकर मंडी का सुभाष दुबई भाग गया, उसको लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मामले में 80 मोबाइल जब्त किए गए। क्रिप्टो में 5000 सरकारी कर्मचारियों ने भी पैसा लगाया। कुछ लोगों ने तो नौकरियां तक छोड़ दी। जिन लोगों को 4 लेन में जमीन का मुआवजा मिला, उसका पैसा भी इस ठगी में लगाया गया। मामले में पुलिस जल्द चालान काटेगी। शुरू में वो वीकली इनकम आती भी रही थी, और उसके बाद जो वो जैसे हमारे से पूछ लेते थे कि आपका कोई और रिलेटिव और कोई भाई बहन या कोई जानने वाला है, तो उसका वो हमारे से पूछ लेते थे, और वैसे उन घरों में चले जाते थे, और वहाँ से भी हमारा रेफरेंस देके जो है वो इस प्रकार से जो वो वहाँ से पैसे लेते रहते थे। लेकिन कुछ समय तक जो है वो ये पैसे देते रहे, और बाद में इन्होंने क्या किया कि पैसा देना भी बंद कर दिया। पुलिस ने अब तक 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 12 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की गई। पैसे दुगने करने की लालच में 1 लाख लोग ठगे गए। इनमें 5000 सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। घोटाले में पुलिस कर्मचारियों की भी मिली भगत रही। एसआईटी ने 2 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले 4 पुलिस वालों को गिरफ्तार किया है। मार्च में 8 लोगों की शिकायत पर एसआईटी बनी। अब तक 300 लोग इसकी शिकायत कर चुके हैं। हमने उसमें एसआईटी गठन के निर्देश दिए थे। 500 करोड़ रुपए के आसपास लोगों का ऐसा पैसा है जो अब रिकवर नहीं हो सकता, जो रिकवरी से बाहर है। जिन्होंने लगाया था वो उनको मिल नहीं सकता, और इन लोगों ने लगभग 1 लाख लोगों को, हिमाचल के 1 लाख लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया है, और 2.5 लाख के आसपास आईडीज जो है
इसमें इन्वॉल्व हैं। ये पूरा डिजिटल स्कैम है। हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू के मुताबिक मामले में 100 लोग गिरफ्तार किए जा सकते हैं। जब्त की गई 12 करोड़ की संपत्ति में दुबई भागे मुख्य सरगना सुभाष शर्मा की 3 करोड़ की संपत्ति भी शामिल है। पुलिस ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश कर दी है। वैसे हमीरपुर के एकमात्र आरोपी को जमानत भी मिल गई। हिमाचल पुलिस टेरर फंडिंग की जांच के लिए केंद्रीय एजेंसियों से भी मदद मांग रही है। इसमें 18 लोग हमने आज तक गिरफ्तार किए हैं और जो लास्ट गिरफ्तारी हुई वो 8 लोगों की थी, जिसमें 4 पुलिसकर्मी थे। मैं समय समय पर ये कहता जा रहा हूँ कि जो भी इन्वॉल्व होगा, जिसके खिलाफ भी साक्ष्य होगा, उसको हम गिरफ्तार करेंगे। मंडी और हमीरपुर के लोग सबसे ज्यादा शिकार हुए हैं। कांगड़ा, सिरमौर, कुल्लू, बिलासपुर के लोग भी ठगे गए। पुलिस ने 2.5 लाख फेक आईडी का पता लगाया है। फर्जी वेबसाइट भी पुलिस ने डिकोड कर ली है। विधानसभा के मानसून सत्र के देहरा के विधायक होशियार सिंह ने मामला सदन में उठाते हुए सरकार से कार्रवाई की मांग की तो ये घोटाला सामने आया। देहरा विधायक क्षेत्र के सैकड़ों लोग इसके शिकार हुए हैं। इसके बाद सरकार हरकत में आई। एनडीटीवी के लिए शिमला से वीडी शर्मा की रिपोर्ट। और बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मसले पर बात करने के लिए। मुकेश अग्निहोत्री हैं हमारे साथ, उप मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के। बहुत स्वागत है आपका मुकेश अग्निहोत्री जी हमारे एनडीटीवी में। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी, इतने बड़े स्तर पर ये एक स्कैम हो जाता है, 1 लाख लोग ठगे जाते हैं, ये कैसे हो पाया? क्या सरकारी कर्मचारी या पुलिस वालों की मिलीभगत के कारण? देखिए, ये हिमाचल प्रदेश तो देवभूमि है। यहाँ पे ऐसा कोई मामला घटित हो जाए ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन ये हकीकत है कि पूर्व शासन के दौरान कई सालों तक ये मामला, ये घोटाला चलता रहा और अंततः जो है इसका हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है पूरा। और 2,500 करोड़ रुपए की इन्वॉल्वमेंट है इसमें, और ये स्पष्ट हो चुका है कि 500 करोड़ रुपए के आसपास ऐसी राशि है जो रिकवरेबल नहीं है, जिस वजह से ही हो हल्ला हुआ और शोर मचने लगा। जब लोगों का पेमेंट रुक गई तो उस समय लोगों ने शिकायतें करनी शुरू की। और कुछ अर्सा पहले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी ने मुझे पत्र लिखा था और उन्होंने इसका जो सरगना है सुभाष, उसके द्वारा किए गए फ्रॉड के बारे में जानकारी दी थी। वो हमने हमारी पुलिस को रेफर कर दिया था मामला। उसके बाद हमारी विधानसभा आई तो विधानसभा में हमारे निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने ये मसला उठाया तो हमने पुलिस के रिकमेंडेशन पे तत्काल एसआईटी गठन करने का फैसला किया, क्योंकि हमारे पास डीआईजी जो नॉर्थ रेंज हैं वो सीबीआई से लौट के आए हैं, तो उनको मामला दे दिया गया और एकदम से पूरा विस्फोट हो गया, जिसमें पता लगा कि 1 लाख हिमाचली इसमें ठगे गए हैं। और ऊपर के जो लोग हैं, कुछ चंद लोग हैं, उन्होंने 200-250 करोड़ रुपए तक की राशि कमाई है। खासतौर पे चार लोग तो ऐसे हैं जिनमें से एक सुभाष है, एक हेमराज है, एक सुखदेव, ये सारे मंडी जिला के हैं, और एक अभिषेक है वो ऊना जिला से है। तो सुभाष तो दुबई भाग गए हैं और बाकी 3 जो है पुलिस ने अरेस्ट किए। टोटल अब तक 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इसमें काफी और गिरफ्तारियां होंगी, क्योंकि जिन्होंने भी एक चीज और जानना चाहती हूँ आपसे कि ये जो शख्स जो भाग गया है सुभाष शर्मा, क्या उसको वापस लाने की कोशिशें चल रही हैं? और जो ये लोग ठगे गए हैं, कईयों ने तो नौकरियां छोड़ दी हैं, तो अब क्या करेंगे वो? क्या उनको किसी प्रकार का कोई मदद उनकी हो पाएगी? क्योंकि ऐसे तो आप कह रहे हैं रिकवर नहीं हो पाएगा, ऐसे हालात बन गए। नहीं, देखिए, ऐसा है कि अभी तक हमने फैसला किया है कि जिन लोगों ने 2 करोड़ से ऊपर की राशि इस स्कैम में हासिल की है या जिन्होंने कमाई की है, उनको उनके खिलाफ मामला चलाया जाएगा, उनकी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। और जो बड़े लोग हैं वो तो 10-12 लोग हैं जिन्होंने 200 या 250 या 150 करोड़ रुपए के आसपास जो है पैसा कमाया है। लेकिन हमारा सरकार का भी धर्म संकट सबसे बड़ा ये खड़ा हो गया है कि 1 लाख लोग इसके जद में आए हैं और सबके खिलाफ तो मामले चलाए नहीं जा सकते। कुछ लोग तो
जेन्युइनली ठगे गए हैं, जिनके साथ फ्रॉड हुआ है। हालांकि ये जो क्रिप्टो करेंसी का है, इंडिया में इंडिया तो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। और पर ये देखने की बात है कि किस ढंग से इन लोगों ने अपने खातों में पैसा डाला, कहाँ पे इनकम टैक्स की एजेंसियां चूक गई या दूसरी एजेंसियों को, बैंकिंग एजेंसियां, उनको पता नहीं लगा कि ये लोग इतना इतना भारी भरकम पैसा अपने अकाउंट्स में ला रहे हैं और उसको रोटेट कर रहे हैं। तो ये उधर भी जांच का विषय है, इसलिए केंद्र के साथ भी मसला उठाया जा रहा है। लेकिन 2.5 लाख आईडीज इन्होंने जनरेट कर दी। ये तो आप शुक्र मानो कि हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने इनकी जो है वेबसाइट ब्रेक कर दी, और उसको ब्रेक करने की वजह से सारा खाते जो है हमारे पास आ गए। सब 1 लाख लोगों की सूचना हमारे पास इसमें पहुंच गई है कि किसको कितना पैसा मिला है, किसका कितना पैसा लुटा है। तो अगर वेबसाइट ब्रेक ना होती, और है तो ये सारी डिजिटल मसला है कि पैसा कहाँ है, किधर है, बैंकों में इन्होंने डाला है, या जो है फ्लैट्स खरीदे हैं, या प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। काफी लोगों ने पूरा रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल आपके पास है। तो ये इन्वेस्टिगेशन काफी बड़ा है। उम्मीद करते हैं हिमाचल पुलिस इसको पूरी तरह से आगे बढ़ाएगी और जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाएगा। सभी को बहुत शुक्रिया मुकेश अग्निहोत्री जी, हमसे बातचीत करने के लिए इस बेहद अहम मुद्दे पर। और क्रिप्टो करेंसी का खतरा जो है ये समझने की बात है, और बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में जानकारी हो और इस तरह के स्कैम में लोग ना फंसे, ठगे ना जाएं। एक ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं। लगातार प्रदूषण की मार झेल रहे दिल्ली वालों को आज दोहरी राहत मिली। एक तरफ कल देर रात से आज दिन भर रुक रुक कर बरसात होती रही, तो वहीं दूसरी तरफ अब दिल्ली सरकार ने भी सोमवार से लागू होने जा रही ऑड इवन योजना को टाल दिया है। कई दिनों से दिल्ली एनसीआर में सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हवा में जहर घुला हुआ था। कुदरत को रहम आया और गुरुवार देर रात से दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश भी होती रही और हवा भी चली, जिसके कारण मौसम साफ सुहाना हुआ और प्रदूषण के स्तर में बड़ी गिरावट आई। आम लोगों ने राहत की सांस ली। बरसात देखी रात की? देखी थी। मजा आया? मजा आ गया, पूरा मजा आया। वैसे बहुत रटा हुआ सवाल है कि कैसा लग रहा है, लेकिन आज तो पूछना ही चाहिए कि अब इस समय कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, शुद्ध हवा मिल रही है, शुद्ध हवा मिल रही है। कल और आज में क्या बदला है जी? बदला है जी, क्या कहता है, कल तो मौसम तो धुंधला सा साफ है। धुआं साफ है, अब तो साफ। और सांसें कैसे चल रही हैं? सही है, तो काफी मतलब अच्छा हो गया है। पहले बहुत धुंधला सा था, आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी पहले बहुत दिक्कत सी हो रही थी, बिजली में फंस रहा था, काला काला सा निकल रहा था। मौसम साफ होते ही सरकार ने भी घोषणा कर दी कि 13 से 20 नवंबर तक लागू होने वाली ऑड इवन योजना फिलहाल लागू नहीं होगी। रात से मौसम में जो परिवर्तन हुआ है, बारिश के कारण, हवा की गति बढ़ने के कारण लगातार प्रदूषण के स्तर में सुधार देखा जा रहा है। अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि 13 तारीख से 20 तारीख तक का ऑड इवन दिल्ली में लागू करने का जो फैसला था उसे पोस्टपोन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदूषण के मुद्दे पर शुक्रवार को लंबी सुनवाई की, अहम टिप्पणी की और आदेश दिए कि प्रदूषण कम करने के लिए सभी राज्य व्यवहारिक समाधान लेकर आएं। हम लोगों को मरने देने की इजाजत नहीं दे सकते। मुख्य सचिव सभी कदम उठाएं, अन्यथा उन्हें यहां बुलाया जाएगा। ऑड इवन का केवल न्यूनतम प्रभाव होगा, 13%। पराली की आग रोकनी होगी। सुप्रीम कोर्ट इस बात से नाराज है कि प्रदूषण पर बैठक तो हो रही है, लेकिन जमीन पर इसका असर नहीं दिख रहा। अदालत के आदेश के बाद ही चीजें आगे बढ़ती हैं, वरना सब ऐसे ही चलता रहता है। दो बातें हैं, एक तो दिल्ली में असली बरसात होने से मौसम साफ सुहाना हो गया है और प्रदूषण का स्तर काफी गिर गया है, और दूसरा कृत्रिम बारिश को लेकर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर ही छोड़ दिया है। अब दिल्ली सरकार इस पर कैसे आगे बढ़ेगी, और अगर
दिल्ली सरकार इस पर आगे बढ़ती है तो क्या केंद्र सरकार भी उतनी ही तत्परता दिखाएगी? ये सब चर्चा का विषय रहेंगे दिवाली के बाद। दिल्ली से आशीष भार्गव और कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। खबर दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्य सचिव नरेश कुमार के खिलाफ मिली एक शिकायत जांच के लिए विजिलेंस मंत्री को भेजी है। इस शिकायत में एक कंपनी को करोड़ों का फायदा पहुंचाने की बात कही गई है, जिससे मुख्य सचिव के बेटे जुड़े हैं। इस शिकायत में द्वारका एक्सप्रेसवे पर भूमि अधिग्रहण में हेरफेर का आरोप है। इस मामले को लेकर एक वेबसाइट ने भी खबर दी, जिसके बाद सौरभ भारद्वाज, आतिशी और राघव चड्ढा ने प्रतिक्रिया दी और इसे चौंकाने वाली बताया। लेकिन नरेश कुमार की सफाई है कि उनका बेटा उन पर निर्भर नहीं है। वो 2019 से जिस कंपनी के साथ जुड़ा है, उसके किसके साथ किस तरह के रिश्ते हैं, इसकी उनको कोई जानकारी नहीं है। बेंगलुरु में एक कूड़े के ढेर में मिले 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर्स की गुत्थी अब तक पुलिस नहीं सुलझा पाई है। जांच में ये डॉलर्स नकली पाए गए, लेकिन पुलिस ने अब तक अपहरण मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की है। जिस शख्स ने ये रकम पुलिस तक पहुंचाने में मदद की, उसका आरोप है कि एक गैंग ने बंदूक की नोक पर उसे अगवा किया, क्योंकि इस गैंग को शक था कि इन लोगों के पास और डॉलर्स हैं। डर की वजह से अब तक पीड़ित ने मामला दर्ज नहीं करवाया है। पुलिस ने ये तो साफ कर दिया कि कूड़े के ढेर में मिले ये अमेरिकी डॉलर्स नकली हैं, लेकिन ये रकम बेंगलुरु कैसे पहुंची और किस गैंग ने पहुंचाई, ये पुलिस अब तक पता नहीं कर पाई है। सवाल ये उठता है कि पुलिस ने मदद करने वाले शख्स के अपहरण मामले में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। हमने मामला दर्ज इसलिए नहीं किया क्योंकि उसने शिकायत नहीं की है। पुलिस इस मामले में मदद करने वाले पर अपनी तरफ से संज्ञान लेते हुए एफआईआर भी दर्ज कर सकती है, जो कि पुलिस ने अब तक नहीं किया। ये लोग पूरे डरे हैं, ये लोग है ना कंप्लेंट दे नहीं पा रहे हैं अपने जान के से। फैमिली वाले सब टॉर्चर करेंगे, नहीं करना नहीं, मार देंगे ऐसा बोल के। अभी पुलिस की जिम्मेदारी है कि कमिश्नर को चैलेंज है वो कि इमीडिएट है ना वो पकड़े वो क्रिमिनल्स को। पीड़ित बप्पा के मुताबिक रात में कुछ लोग उसके घर आए, सीसीटीवी कैमरा तोड़ा, फिर हार्ड डिस्क साथ लेकर चले गए, साथ में बप्पा को भी। वो पुलिस में शिकायत नहीं करना चाहता क्योंकि वो डरा हुआ है। डरा हुआ तो सलमान भी है, जिसे 25 करोड़ रुपए मूल्य के अमेरिकी डॉलर्स मिले थे। उस दिन का वो तो काम पे गया था, तो वो बेला 1 बजे तो वो देखा वो पड़ा रहा था, तो मैं वो फाड़ के देखा तो पैसा मिला था, तो मेरा चक्कर आ गया। ज़्यादा पैसा मेरा तो नहीं देखा। यूएस डॉलर्स का बंडल इस शहर में कहां से आया? किसने इन्हें छापा? कौन सा गैंग सक्रिय है? कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? किसने कथित अपहरण को अंजाम दिया? बेंगलुरु पुलिस के पास इन सवालों का फिलहाल कोई जवाब नहीं है। ऐसे में ये केस पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। अयोध्या नगरी सज चुकी है। कल यानी छोटी दिवाली पर होने वाले दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। यहां इस बार रिकॉर्ड 21 लाख दिए जलाने की तैयारी की गई है। हर साल दिया जलाने का नया रिकॉर्ड यहां बन रहा है। खुद मुख्यमंत्री सहित कई लोग इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। लेजर लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए लोगों की भीड़ पहुंच रही है। बेहद खूबसूरत लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाता है। अयोध्या पहुंचे हमारे सहयोगी तनिष्क ने स्थानीय लोगों के साथ दीपोत्सव को लेकर चाय पर चर्चा की। अयोध्या का एक बहुत ही उच्च स्तर पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत ही मेगा बदलाव हो रहा है। आप देख सकते हैं सड़कें जो हैं जगह जगह खुदी हुई हैं, क्योंकि सब कुछ जो है तैयारी हो रही है जनवरी में राम मंदिर के इनॉग्रेशन की।
अभी आने वाला कल दीपोत्सव है, यहाँ पे 21 लाख से ज़्यादा दिए जलाए जाएंगे, लेकिन इन सब के बीच में पूरा मेगा सेलिब्रेशन, पूरा का पूरा दुनिया के ऊपर एक ग्लोबल जो ये इवेंट बन रहा है, इसमें लोकल लोगों का क्या कहना है अयोध्या के, कि यहाँ के लोकल जो नागरिक हैं उनका क्या कहना है। तो हम यहाँ पे चाय पे चर्चा पर आए हैं और यहाँ पे सब लोग चाय बांटी जा रही है। यहाँ पे गली नुक्कड़ पर चाय पे जो चर्चा होती है, देश के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे मुद्दों को लेकर बातचीत की जाती है और ऐसे ऐसे हल निकाले जाते हैं। तो वही हम बात करने आए हैं चाय को लेकर, और मैं भी एक छोटी सी चाय ले लूँगा इसी बात पे। तो आप सब लोग को कितना टाइम हो गया अयोध्या में? मेरी तो कम से कम कुछ नहीं तो 20 पीढ़ियाँ बीत गई। अच्छा। मेरे पास में कम से कम 500-600 साल का रिकॉर्ड है कि हम लोग की पुश्तें यहाँ रह रही। अच्छा, अगर मैं आप सब लोग काफ़ी पीढ़ियों से आप लोग अयोध्या के रेजिडेंट हैं यहाँ पर, है ना? आप लोग अयोध्या में पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं ना, तो आपसे अच्छा अयोध्या को कौन ही जानता होगा, है कि नहीं? तो अगर मैं आप सबसे पूछूं एक लाइन में अयोध्या का आपके लिए क्या मतलब है, एक लाइन में 4 से 5 शब्द। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मस्थली है, ये पूरे देश के लिए गौरव है। आपके साथ अयोध्या बहुत सज चुकी है, अयोध्या बहुत अच्छी इस समय हो गई है, पिछले से काफ़ी बेहतर हो गया इस समय। आपके हिसाब से क्या मतलब है? अयोध्या बना तो रहे हैं लेकिन यहाँ की साधुता और गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। अच्छा, आपके हिसाब से? अयोध्या हम लोगों के तन मन में बसी हुई है, अयोध्या के बिना जीने की कल्पना करना बेकार। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से भी अयोध्या देखिए हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए बहुत पवित्र स्थल है, और हम लोग चाहते हैं जैसे शुरू से मिलजुल कर रहते हैं, आज भी हम लोग मिलजुल कर रहते चले आ रहे हैं, और हम चाहेंगे कि अगर विकास अयोध्या का ये कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन गरीबों का विनाश ना करें, उनको अगर उजाड़ रहे हैं तो उनको कहीं विस्थापित करें ताकि उनके परिवार का भरण पोषण होता रहे। तो राम सबके हैं, अल्लाह सबके हैं, और विकास भी सभी का हो रहा है ना? ये यहाँ की अयोध्या के लोगों से हमने बातचीत करी, उनके मन की बात जानी चाय के ऊपर, उनका क्या कहना है, उनकी क्या फीलिंग्स है पूरे जो मेगा डेवलपमेंट हो रहा है और राम मंदिर का जो जनवरी में इनॉग्रेशन होगा। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ तनिष्क पंजाबी, NDTV।